नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए जल्लीकट्टू पर बैन हटाओ। वैसे लाइव देने में आपके सामने खड़ा हूं और उधर सरकार ने बैन हटाने का निर्णय कर भी गया है, अध्यादेश लाया है। लेकिन क्या इस कारण इसकी चर्चा खत्म होती है? नहीं। मुद्दा जल्लीकट्टू तक सीमित नहीं है, मुद्दा दही हंडी की ऊंचाई को कम करने तक सीमित नहीं है। मुद्दा होली पर पानी बचाओ या दिवाली पे फटाके मत फोड़ो, ऐसे तमाम सारे आदेशों को लेकर यह उठता है कि पिछले 70 सालों में जो भी कानून की सख्ती की गई वो केवल हिंदुओं को क्यों की गई, और इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है। कौन वो लोग हैं जिनके अपील, जिनकी रेट कोर्ट में तुरंत लग जाती है, और कितना दुर्भाग्य है कि रोटी का अधिकार मांगने वाली रीट 40 साल तक सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ती नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां है जो इसको गति देती है, और इसके पीछे का क्या कारण है? क्या ही थे हिंदुस्तान का, और किस लिए आज हम बिंदास बोलना चाहते हैं। देखिए पहले विस्तार से मुद्दे को। हिंदू त्योहारों और परंपराओं पर हमला लगातार जारी है। चाहे वो होली हो या दीपावली, दुर्गा पूजा हो या फिर पोंगल या फिर लोहड़ी, सभी पर हमले हो रहे हैं। सभी हिंदू त्योहारों को खत्म करने की साजिश हो रही है। सरकारें और कोर्ट भी हिंदू त्योहारों पर हमला करने में लगे हुए हैं। जी हां, दक्षिण भारत के सबसे बड़े त्योहार पोंगल को बदनाम करने की साजिश हो रही है। दरअसल पोंगल को तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू ही नहीं, सभी धर्म के लोग पोंगल को मनाते हैं। ऐसे में कुछ मिशनरियों को धर्म परिवर्तन कराने में परेशानी आ रही थी। मिशनरियों ने पोंगल को बदनाम करने की साजिश रची। दरअसल पोंगल त्योहार के तीसरे दिन जल्लीकट्टू परंपरा को निभाया जाता है, जो करीब 200 ईसा पूर्व से पहले से मनाई जाती रही है। आज भी लोग इस दिन जल्लीकट्टू में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पहले बैलों की पूजा की जाती है, क्योंकि बैल किसान का अन्नदाता है। इसके बाद बैलों और सांडों की दौड़ होती है। किसान अपने बैलों को दौड़ाते हैं और जो जीतता है वही बलशाली कहलाता है। बस यही बात हिंदू त्योहारों पर हमला करने वाले लोगों को नागवार गुजरी। कहने लगे यहाँ जानवरों पर अत्याचार होता है, जानवरों पर होते इस अत्याचार को रोका जाए। लेकिन इन्हें कभी दूसरे धर्मों के त्योहार पर होते अत्याचार नहीं दिखाई देते। ऐसे में दक्षिण भारत में हंगामा होने लगा है। लोग कह रहे हैं, हमारे त्योहारों पर ही बैन क्यों लगाया जा रहा है? क्या हिंदुओं के लिए भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? क्या भारत में हिंदुओं को अपने त्योहारों को मनाने की आजादी नहीं है? क्या हिंदू त्योहार ही प्रदूषण का कारण बनते हैं? क्या हिंदू त्योहारों पर ही पानी की बर्बादी होती है? क्या दुर्गा पूजा ही ध्वनि प्रदूषण फैलाती है? कोई वहां नहीं बोलता जब मासूम जीवों की हत्या की जाती है, सड़कें खून से लाल हो जाती हैं। खून से सनी सड़कों को साफ करने में हजारों लीटर पानी की बर्बादी नहीं होती है। लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं जो यहां सवाल उठा सके, न सरकारों की, न कोर्ट की, और न ही जानवरों के लिए लड़ने वाले ढोंगी लोगों की। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि फिर जल्लीकट्टू पर ही बैन क्यों लगाया जा रहा है? सरकारों को इसमें दखल देना चाहिए। और इस मुद्दे पर अब अगले 1 घंटे तक आप और हम चर्चा करेंगे। हम उन षड्यंत्रकारियों को भी संदेश देंगे जिन्होंने हिंदुस्तान को गुमराह करके ऐसे कानून लाए, ऐसे तरीका बनाया, और उन तरीकों में हम अपनी परंपराओं को ऐसे छोड़ते गए कि मानो हमें पता ही नहीं था। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में 2 विशेष अतिथियों का पैनल भी स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ एडवोकेट विवेक शर्मा जी है, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, सामाजिक परंपरा के हितैषी हैं। साथ साथ में हमारे साथ बरखा त्रेहान जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, मेंस राइट की एक्टिविस्ट है, और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया समाज हित में दे चुकी है। साथ में करोड़ों दर्शक अपने घरों से सीधे लाइव टेलीफोन और स्काइप के द्वारा जुड़ सकते हैं। जो लोग फोन पर, स्काइप पर नहीं जुड़ सकते, वो सोशल मीडिया के द्वारा आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसे हम विदाउट एडिट चैनल पर लाइव दिखाएंगे। सबसे पहले बरखा जी के पास चलते हैं। बरखा जी, जल्लीकट्टू जो है ऐसे त्यौहार हैं, ये हमारी परंपराएं हैं।
और इनको तोड़ने का किसी को भी कोई भी हक नहीं है। ये जो पेटा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी एक परंपरा के खिलाफ, जो एक रिक्रिएशन के लिए खेला जाता है, ये एक खेल है जो एक रिक्रिएशन के लिए खेले जाता है, और उसके खिलाफ ये लोग, इनको फॉरेन फंडिंग आती है इन चीज़ों के लिए, और उसके खिलाफ ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे। हिंदुओं के लिए ही क्यों होती है? जब बकरीद आती है तो कितने सारे बकरे काटे जाते हैं, तब कोई आवाज़ नहीं उठते कि उनके ऊपर कोई दुष्टता हो रही है या कोई खून निकाला जा रहा है उनका। जब दही हांडी की बारी आती है तो उसकी लंबाई के बारे में बोलते हैं कि इतनी नहीं होनी चाहिए, उतनी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों है? ये कौन लोग हैं इसके पीछे? ये क्या साजिश है? ये ऐसी साजिश क्यों रची जा रही है? हमारे देश में हमारे को त्यौहार मनाने की भी आज़ादी नहीं है, एक ट्रेडिशन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों नहीं हम फॉलो कर सकते? क्यों? इसके पीछे कौन लोग हैं? बिल्कुल, उनको मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। और आपने जो 3-4 मुद्दों को एक साथ उठाया, हम चाहेंगे कि हर मुद्दे पर हम तर्कों के और विज्ञान के परंपरा के साथ साथ बात करें, इसलिए क्योंकि लोग ये ना कहे कि केवल परंपरावादी है हमारी हिंदुस्तान की कोई भी परंपरा। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ, दावे के साथ, वैज्ञानिक आधार पर कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी परंपरा गैर वैज्ञानिक नहीं है। वो सामाजिक और आर्थिक हितों के साथ हर व्यक्ति के लिए जुड़ी हुई है। कैसे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है विवेक जी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी विदेशी एनजीओ का षड्यंत्रकारियों के रीट या एप्लीकेशन तो बहुत जल्दी सुने जाते हैं, लेकिन आम आदमी के नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, वरिष्ठ अधिवक्ता शब्द ठीक नहीं रहेगा, अधिवक्ता ही है। और जो रिट वगैरह हैं, जो फाइलिंग है, जो प्रोसेसेस हैं, वो सारी चीज़ें अपने अनुसार सुप्रीम कोर्ट में होती हैं। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होएगा कि वहाँ किसी कारण से प्रेफरेंस दिया जाता है। हाँ, सुनवाई के लिए आप उसको मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करके जल्दी लगवा सकते हैं, वो एक अलग विषय है। तो जहाँ तक इस विषय पे मुद्दा तो यही है ना कि किसी की एप्लीकेशन सुनवाई के लिए आना या निर्णय होने में सालों लग जाते हैं, और किसी की बस एप्लीकेशन करो, मेंशन करो और जल्दी आ जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात ठीक है बिल्कुल आपकी कि बहुत से मामलों में सुनवाई एकदम तुरंत हो जाती है और बहुत से मामलों को इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर ढंग से इस पर विचार कर सकती है। और ये विषय बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि ये विषय है। सलमान खान का मामला जल्दी सुन लिया जाता है और वहीं और इतने सारे मामले इतने लंबित पड़े रहते हैं। प्रज्ञा का मामला लटका रहता है। और ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, जिन पे सुनवाई नहीं हो रही। काउ स्लॉटर पे बैन लगाने की बात है, वो आज तक नहीं सुनी जा रही है। ना सरकारें सुनती हैं, ना कोर्ट सुनती हैं। हालांकि मुकदमे हैं, सारे लोग फाइल करते हैं। अब जहाँ तक इस पे अत्याचार का सवाल है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है, उसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 28 दिया हुआ है। ये बनाया किसने? उसमें कहा गया है कि यदि किसी धर्म के आधार पर किसी पशु की हत्या की जाती है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसको चैलेंज किया गया PIL में, सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हुआ। 7-8 रेजिडेंट्स थे यूपी के, उन्होंने चैलेंज किया। उस पर क्या निर्णय हुआ, कुछ अभी तक नहीं पता। तो ये सारी जो चीजें हैं जो हिंदू परंपराओं से संबंधित हैं, चाहे वो दिवाली पे बैन करने के लिए NGT कोई ऑर्डर पास कर देती हो, चाहे वो होली पर पानी वेस्टेज है, जब बकरीद पर इतने बकरे काटे जाते हैं तब पशु हिंसा नहीं होती, तब तो पेटा ने कोई ऐसी पिटीशन नहीं लगाई। तो प्रश्न यही उठता है कि टारगेटेड क्यों है? कस्टमरी लॉ है, उसको लॉ में मान्यता प्राप्त है। यदि कोई कस्टम फ्रॉम टाइम अननोन चला आ रहा है, या इफ इट इज अ प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन 100 ईयर्स, इस केस में तो BC 200 ईयर्स बता रहे हैं आप, BC से 200 साल पहले से चल रही है। कस्टमरी लॉ में यदि 100 साल भी कोई परंपरा चलती है तो उसको मान लिया जाता है कि इट इज अ लॉ। बिल्कुल विवेक जी, कुछ कॉलर को लेते हैं, साथ साथ में उसके बाद हम क्या है जलीकट्टू ये भी देखेंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। ये सब का अगेंस्ट तो हमेशा हो ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला ले ही रहे हैं। आपकी तृप्ति देसाई हमारे हिंदू मंदिर जो कि कितने साल पुराने हैं, उसमें वो परंपरा तोड़ दिया गया है। यही चीज दूसरे धर्मों के साथ नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ सबसे ज्यादा ये अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं।
जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो। क्या कहना है? हाँ जी सर, इस समय मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, बरूक फाटक से मनोज शर्मा। सर जो ये बैन लगाया है, ये दरअसल हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ है। ये वाकई में मतलब एक तरीके का बहुत गलत डिसीजन है सर। धन्यवाद। क्या है जल्लीकट्टू, इसको देखते हैं। तमिलनाडु के मशहूर बैल दौड़ यानी जल्लीकट्टू महोत्सव को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद इसे लेकर तमिलनाडु में विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि आखिर इस पर रोक लगाने की जरूरत क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है जल्लीकट्टू महोत्सव। पोंगल के तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है, जिसमें जीविकोपार्जन में सहायक पशुओं के प्रति आभार जताया जाता है और गाय बैलों को नहलाकर संवारा जाता है। पशुओं की पूजा की जाती है। इसके बाद जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू प्रथा तमिलनाडु के पोंगल पर्व से जुड़ा हुआ एक आयोजन है, जिसमें बैलों की दौड़ करवाई जाती है। ये पोंगल के तीसरे दिन यानी मट्टू पोंगल के दिन आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू के आयोजन में बिना लगाम यानी पगहा और नाथ के बैलों और सांडों को दौड़ाया जाता है, जिन्हें लोग रोकने की कोशिश करते हैं। जो बैलों पर लगाम कस लेता है वो विजयी हो जाता है। सांड पर कूद कर चढ़ने वाले से अपेक्षा की जाती है कि वो उसके पीठ या कुबड़ पर लटक कर एक खास दूरी तक जाए या सांड कम से कम 3 बार कूदे। इस दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। यह आखिर क्यों है? क्या हम केवल परंपरा के नाम पर अंधभक्त तो नहीं बन गए? ऐसा नहीं है। बैल को पकड़ने के लिए पहले प्रैक्टिस की जाती है। उस बैल के साथ दोस्ताना व्यवहार होता है। इतना होता है कि किसी घर का मालिक अगर मर जाए तो कई बैल कई दिनों तक खाना नहीं खाते। अपने मालिक के दूर से आने के बाद घर के बच्चे से ज्यादा प्यार से उछलते हैं। वो मालिक को मारते नहीं, लेकिन एक खेल में जो भी खेल खेला जाता है उस खेल में जान की जोखिम हो सकती है, लेकिन जान की जोखिम कहाँ नहीं है। उसके पहले मैं बात कर रहा हूं कि बैल के साथ खेलते हुए क्या क्यों खेला जाता है। इसलिए खेला जाता है कि उससे शौर्य, सामर्थ्य और निर्णय प्रक्रिया आपकी गतिवान होती है। आपको माइक्रो सेकंड में निर्णय करना है कि इस वक्त बैल का सिंग किस तरफ मुड़ सकता है, इस वक्त बैल आपके खिलाफ क्या कर सकता है, बैल के किस हिस्से पर इतने गति में आपने हाथ लगाना है, कहां पर पकड़ना है, फिर भी नहीं गिरना है। ऐसे खेल में हाथ आजमाने वाले, अपने जान जोखिम पर डालकर खेलने वाला व्यक्ति जीवन में संघर्ष करने के लिए कितना मजबूत होता होगा, इसको सोचिए। यह भी परंपरा है वहां पर कि ऐसा खेल खेले बगैर लड़के के साथ लड़की शादी नहीं करती थी। आखिर एक व्यक्ति इतना सामर्थ्य साथ, इतना धैर्य के साथ, इतने निष्ठा के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ कोई गेम खेलेगा तो नेचुरली आपके जीवन में भी अच्छे निर्णय कर पाएगा और ऐसे व्यक्ति का जीवन यशस्वी होगा। यह केवल अंधभक्ति नहीं, बल्कि लोगों के अंदर के इन सारे गुणों को जगाने के लिए उसकी परीक्षा लेने का मौका है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? मैं रिठाला से कमलेश चौबे बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं आपका रेगुलर जो है कि दर्शक हूँ। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जल्लीकट्टू या गोवर्धन पूजा, ठीक है ना, दोनों हिंदू धर्म का एक ही त्योहार है। ये सेकुलर फ्रंट हमेशा ही, और कुछ सुप्रीम कोर्ट वाले भी ऐसे जज है सुप्रीम कोर्ट के भी कि हिंदुओं के विरुद्ध फैसला देते हैं ये, और ये मुसलमानों के विरुद्ध कोई फैसला नहीं देते ये। जैसे हज की यात्रा होता है तो हज की यात्रा में सब्सिडी मिलती है, जल्लीकट्टू पे कोई देता है? तमिलनाडु सरकार देता है फंड? कोई भारत सरकार कोई फंड देता है क्या? लेकिन उस प्रदेश के जनता यदि जल्लीकट्टू मनाते हैं तो इस सेकुलरों को चिढ़मचती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विवेक जी। आखिर यहाँ पर जो एक तर्क दिया गया कि बैलों का शोषण होता है, बैलों के जो हिंसा होती है या बैलों को तकलीफ होती है, अगर बैल को एक खेल से तकलीफ होती है,
मतलब उसकी पूछ मरोड़ने के लेकर जज साहब तो बड़े चिंतित हैं, भारत का कानून बड़ा सजग है, लेकिन उसकी गर्दन काटने के ऊपर क्यों सजग नहीं है? मुझे आपकी इस बात पे एक पुरानी फिल्म याद आ गई, नया दौर, दिलीप कुमार साहब की, जिसमें बैलों की दौड़ दिखाई गई है क्लाइमैक्स में। तो ये बैलों की दौड़ों की परंपरा यदि आप मुंशी प्रेमचंद से भी कोरिलेट करें तो हीरा मोती नामक जो बैल थे, उस समय भी ये परंपरा चली आ रही थी। बैलों की दौड़ की परंपरा कोई नई नहीं है। और ऐसी परंपराओं मुद्दा मैं परंपरा का नहीं कह रहा हूं, हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि आपके कोर्ट को, आपके कानून को, क्योंकि आप उसको क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं जी, बैल की पूछ मरोड़ने पर तो आपत्ति है, लेकिन रोज लाखों की संख्या में कट रहे गाय और बैलों के गर्दन पर सुरा चलाने में आपत्ति नहीं है। ऐसा क्यों? सुरेश जी, एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी, लाखों इंसान मर रहे हैं, उनकी कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें झूठे केस में लोग 10 साल फंसे हुए हैं। कोर्ट का, न्याय व्यवस्था का ये अप्रोच क्यों? न्याय व्यवस्था के अप्रोच का क्वेश्चन नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि कोर्ट में जब भी कोई मुकदमा जाता है, वो जिस विषय से संबंधित होता है, उस विषय के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो सीनियर वकील होते हैं, वो लोग वहाँ उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं और मुकदमे को किस तरीके से पेश किया जा रहा है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ों को देखते मतलब ऐसी है कि पूछ मुरड़ने वाले को पास महंगे वकील लगाने का पैसा है, फंडिंग आ रही हाँ, है, फंडिंग आ और रही है, इसलिए वो महंगा वकील खड़ा कर रहा है, महंगा और वकील आप खड़ा उसको करो, रोक पा रहा है। और जो गाय की गर्दन काटने और के लिए, बचाने के लिए महंगे वकील नहीं है, तो जज साहब सुन नहीं रहे। सर बाहर से फंडिंग उनको नहीं मिलती ना, जिनको मिलती है उनके फैसले फटाफट आ जाते हैं। देखिए, ये तो अनडाउटेडली एक अनकही एक बात है कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द लॉ। आप मुझे चेहरा दिखाओ, मैं आपको कानून दिखा दूंगा। तो वो बातें हर जगह एप्लीकेबल करती हैं, समाज के हर स्तर पे हैं, वो कोर्टों पे भी लागू होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड बात है। हम लोग संगठित नहीं हैं, सारी बात है ये। अब जैसे तमिलनाडु में ये संगठित अप्रोच दिखा, तुरंत ऑर्डिनेंस आया ना, मुख्यमंत्री को भाग के आना पड़ा ना, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को बात की, प्रधानमंत्री जी से बात करी, ऑर्डिनेंस आया सुबह माधव। लेकिन आजादी के बाद हिंदुओं के इतिहास में पहला ऐसा ये प्रोटेस्ट है, पहली ऐसी बात है जो लोग यूनाइटेड हुए, उन्होंने कुछ कहा, सब लोग साथ आए और सरकार को कदम उठाना पड़ा। और इसमें आपको सुरेश जी प्रशंसा इस बात की करनी चाहिए कि वहां सारी सड़कें जाम हैं, लेकिन कोई भी वायलेंस किसी कॉर्नर से नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों को इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और कोर्ट को भी इस बात का संज्ञान लेना ही पड़ेगा। ब्रेक पर जाने के पहले एक सवाल है, उसका जवाब लेके ब्रेक पे जाएंगे। मोदी जी ने तो लाया है, परंपरावादी है, लाएंगे भी। बीजेपी के सारे नेता जल्लीकट्टू के पक्ष में थे, लेकिन इस सरकार की एक मंत्री मेनका गांधी, उन पर क्या कहेंगे? तो मेनका गांधी जी का तो क्या कहना है, वो तो कहती हैं ऑल वायलेंस इज मेल जनरेटेड, मतलब सारी वायलेंस जो है वो पुरुष ही कर रहे हैं। ऐसे ही वो ये पेटा जैसी जो फंडिंग वाली जगहों पे ऐसे ही फेमिनिस्ट हैं, वो जो फंडिंग आती है, ये फेमिनिस्ट सारे जो है संघ हैं, और इसी वजह से सारा फैमिली कल्चर हमारे देश का डिस्ट्रॉय हो रहा है। ऐसे ऐसे लॉस पे काम हो रहा है जिससे कि फैमिलीज टूटें। संगठन तो छोड़िए, न्यूक्लियर फैमिलीज़ को छोड़िए, अभी तो सिंगल फैमिलीज़ के लिए इतना सपोर्ट दिखाती हैं वो कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम एक फैमिली कल्चर के लिए पूरी दुनिया में माने जाते हैं, जिसको हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इंटरफेरेंस ऑफ लॉज की वजह से। इतने लॉज लाए जा रहे हैं हमारी कंट्री में कि पूरा फैमिली कल्चर हमारा ख़त्म हो चुका है। और ये जो सारा काम तभी हो पाता है जब इसमें हमें फॉरेन फंडिंग आती है। बिल्कुल, हम एक एक मुद्दे पर बात करें। जब अभी मेनका का विषय निकला है तो उस पर बात करें, फिर हम फॉरेन फंडिंग पे जाए, उस पर विस्तार से बात करें तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से विषय रख पाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए।
ब्रेक के बाद आपके एक बार फिर से स्वागत है। अब बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं कि हिंदू के ही त्योहारों पर क्यों इतनी सख्ती की जाती है। हम कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, जल्लीकट्टू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। कुछ एनजीओ ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को गलत सबूत और वीडियो दिए। इससे कोर्ट ने भी उसे सही मान लिया। कोर्ट ने इन एनजीओ के कहने पर जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया। विदेशों से आया पैसा कोर्ट को भी कैसे अपने पक्ष में कर सकता है, ये बात जल्लीकट्टू के बारे में सही साबित हो रही है। जल्लीकट्टू के बाद दूसरे हिंदू त्योहारों पर हमला होने का खतरा है। जल्लीकट्टू के बाद होली, दीपावली और दही हांडी का नंबर है, क्योंकि ये लोग कहने में लगे हुए हैं कि दही हांडी में भी लोग घायल होते हैं, इसलिए इसे भी बैन किया जाना चाहिए। जल्लीकट्टू प्राचीन खेल है। जल्लीकट्टू 200 ईसा पूर्व से चला आ रहा है। ऐसे में ये कहना कि ये पारंपरिक खेल नहीं है, बिल्कुल गलत है। 200 ईसा पूर्व तो कुछ धर्म थे भी नहीं। ऐसे में कोर्ट और सरकारों को हिंदुओं की परंपरा का ध्यान भी रखना चाहिए। जल्लीकट्टू एक धार्मिक परंपरा है। कोर्ट में दलील देने वाले लोगों ने कहा है कि जल्लीकट्टू धार्मिक त्योहार नहीं है। ये सरासर गलत है, क्योंकि हिंदुओं के हर त्योहार समाज की अच्छाई और विकास से जुड़े हुए हैं। हर त्योहार का वैज्ञानिक आधार है। ऐसे में ये कहना गलत है कि जल्लीकट्टू धार्मिक त्योहार नहीं है। लोगों की आस्था पर यह हमला भयानक रूप ले सकता है। तमिलनाडु के लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। ऐसे में माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये लोग विरोध के नाम पर हिंसा को भी भड़का सकते हैं। ऐसे में देखना यह है कि सरकारें और कोर्ट कितनी जल्दी किसी निर्णय पर पहुंच पाती हैं। और जो बैल है उसका उपयोग क्या है? क्या बैल का उपयोग किसी कंपटीशन में यूज करके नहीं हो सकता? क्या बैलों को इस खेल के लिए तैयार किया जाता है, अच्छा खिलाया जाता है? बैलों का अगर अन्य उपयोग आप हटा देंगे तो फिर आखिर उसका पुनर्प्रजनन होने के लिए आप सांड और बैल कहां से लाएंगे? अगर वो नहीं होंगे तो ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। और इसलिए इनके हमारे पुरखों ने विभिन्न प्रकार के उपयोग परंपरा के साथ जोड़े हैं, जिससे कि इसको संजोया जा सके। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है? सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी, ये जो मतलब सुप्रीम कोर्ट खाली हिंदुओं पे बैन लगाने के लिए है क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। दूसरे भी, ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उन पे कोई बैन नहीं लगा रहा। धीरे धीरे हमको लगता है ये हिंदुओं को खत्म ही कर देगा सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई प्लान लाके इनको ऐसे जजों को रखना ही नहीं चाहिए। चलिए, धन्यवाद। बरखा जी के पास चलते हैं। बरखा जी, अभी आप ब्रेक पर जाने के पहले विदेशी चंदे की बात कर रही थी। सब बिल्कुल, ये जो फॉरेन फंडेड जो एजेंसीज़ हैं वो हमारे देश को तोड़ने के ऊपर काम कर रही हैं। देखिए, फेमिनिज़्म जो है हमारे देश को पूरा ख़त्म कर चुका, पूरा खोखला कर चुका है। फेमिनिज़्म के रहते हुए हमारे देश का विभाजन हो रहा है। हम कुछ भी अच्छे से कोई भी प्रगतिशील काम इस देश में नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार हमें ये डर रहता है कि जो ये फेमिनिज़्म वाले हैं ये कुछ ना कुछ ऐसा लॉज ले आएंगे देश में जिससे कि लोग झूठे केसों में फंस जाते हैं। ऐसे ये ट्रेडिशंस को भी बहुत ज़्यादा हमारे तोड़ा जा रहा है। क्या बकरीद पे खून नहीं बहता? क्या ईस्टर और क्रिसमस पे एनिमल्स नहीं कटते? इनको अभी क्यों याद आती है? और सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी फैसले कैसे दे पाता है इन चीज़ों पे? मुझे तो ये नहीं समझ आया कितनी को फंडिंग आती है इन लोगों को, ये संस्थाओं को कहाँ से इतनी फंडिंग आती है कि इतनी जल्दी ये काम हो सकते हैं। लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं जिन पे कोई सुनवाई नहीं होती, जिन पे मनुष्य जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रोना पड़ता है। बिल्कुल रोना पड़ता है। और कितने लाखों लोगों की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक ट्रेडिशन है, एक स्पोर्ट है जो खेला जाता है, रिक्रिएशन, दोनों उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हैं। देखिए, सेफ्टी मेजर की बात बोलता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग कभी 5-10 साल में मर भी सकते हैं। चलो, हर साल एक आध व्यक्ति भी अगर हम मर जाए, ऐसा भी अगर हम कहते हैं इस खेल में, लेकिन ऐसी कितनी चीज़ें हिंदुस्तान में चल रही हैं जो मारने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। तंबाकू ले लीजिए, सिगरेट और तंबाकू से कितने लाख लोग मरते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं किसी एक विषय के कारण मरते होंगे तो तंबाकू के कारण मरते। वहाँ पर आपने कहा कि बस लिख दो कि ये जानलेवा हो सकता है और बेचो, लोग लेते हैं। क्या इस खेल के साथ एक ये डिस्क्लेमर नहीं लगाया जा सकता कि इस खेल में आपकी जान जा सकती है और आप उसके लिए खुद जिम्मेवार हैं?
और खेलो। फिर तो सारे खेलों में एक डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए सुरेश क्रिकेट में भी जी, लोग मरते हैं। क्योंकि सारे खेलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी मरता ही है। हाँ। आपको याद होगा क्रिकेट रमन में भी लांबा मिले, क्रिकेट में भी मरे हैं। क्रिकेट की बॉल लगने से मर गए, हाँ। और वो मोस्ट सेलिब्रेटेड गेम है इस हिंदुस्तान में। तो जब वहां मर सकते हैं तो यहाँ तो सब लोग अपने रिस्क पर ही खेल रहे हैं ना। यहाँ तो ये ऐसा कुछ भी, और आप विषय को समझने की ये सबको ये जरूरत है, सरकार को भी, कोर्ट को भी, कि ये समय ऐसा है जब किसान बुआई करके, कटाई करके और सारा अपना फ्री है, और उस थकावट को मिटाने के लिए बैलों की भी अपनी भी इस तरीके के खेलों का आयोजन अक्रॉस द कंट्री सब जगह होता है। हाँ, नाम यहाँ बदल भी के होता है, लेकिन खेल सब जगह होता है। इस खेल प्रकार सब जगह इस तरीके का होता है। तो उसमें और हिंदुओं के ही सारे खेलों को चुन चुनकर ये एनजीओ के नाम पे सरकार कानून लाके और तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा करके सिर्फ हिंदुओं के ही सारी आस्थाओं पर ठेस करने का ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है, मुझे ये समझ में आज तक बात नहीं आती है। बिल्कुल, आपने कहा कि देश भर में विभिन्न जगह पर होता है। पोंगल एक ऐसा त्योहार है, महाराष्ट्र में पोड़ा बोलते हैं, दूसरी जगह पोंगल बोलते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के त्योहारों के नाते ऐसे ऐसे खेल होते हैं। जलीकट्टू जुड़ा है पोंगल से, देखते हैं पोंगल क्या है। पोंगल दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु का पर्व है जो मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जाता है। ये पर्व तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण होते हैं, इसलिए ये उत्तरायण पर्व भी कहलाता है। भारत के अधिकांश पर्व की तरफ पोंगल भी एक कृषि त्योहार है। खेतीबाड़ी का सीधा संबंध ऋतुओं से है और ऋतुओं का सीधा संबंध सूर्य से है, इसलिए इस दिन विधिवत सूर्य पूजा की जाती है। वास्तव में इस पर्व के अवसर पर किसान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जीविकोपार्जन में उनकी सहायता करने के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस त्योहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन भगवान सूर्यदेव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है, तमिलनाडु में उसे पोंगल कहा जाता है। तमिल भाषा में पोंगल का मतलब है अच्छी तरह से उबालना और सूर्य देवता को भोग लगाना। सदियों से चली आ रही परंपरा और रिवाजों के मुताबिक इस दिन तमिलनाडु के लोग दूध से भरे एक बर्तन को ईख, हल्दी और अदरक के पत्तों को धागों से सिलकर बांधते हैं और उसे प्रज्वलित अग्नि में गर्म करते हैं। फिर उसमें चावल डालकर खीर बनाते हैं, फिर उसे सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल का खास महत्व है। इस दिन से तमिल कैलेंडर के महीने की पहली तारीख का आरंभ होता है। पोंगल एक तरह से नए साल के आरंभ का भी प्रतीक है। तमिल समुदाय में पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घरों की साफ सफाई की जाती है और सफाई से निकले पुराने सामानों से भोगी जलाई जाती है। वहीं दूसरे दिन लोग अपने अपने घरों में मीठे पकवान चकरई पोंगल बनाते हैं जो सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है जिसमें जीविकोपार्जन में सहायक पशुओं के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और गाय बैलों को नहलाकर संवारा जाता है। महिलाएं पक्षियों को रंगे चावल खिलाकर अपने भाई की कुशलक्षेम और कल्याण की कामना करती हैं। इस पर्व का समापन चौथे दिन कन्नुम पोंगल के साथ होता है जब लोग अपने नाते रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने उनके घर जाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। पोंगल पर्व का प्राचीनतम विवरण 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में लिखित संगम साहित्य के ग्रंथों में प्राप्त होता है। तब इसे द्रविड़ शस्य उत्सव कहा जाता था। संगम ग्रंथों में थाई उन और थाई निर्दल नामक पर्व की चर्चा है जिसे पोंगल का प्राचीन स्वरूप बताया जाता है। दक्षिण भारत के प्राचीन शासकों जैसे पल्लव, पांड्य, चोल काल में इस दिन विशेष आयोजन जैसे सामूहिक भोज, भूमिदान, बैलों की दौड़ यानी जल्लीकट्टू आदि किए जाने का विवरण मिलता है। तो हमारे यहाँ पर हर चीज का वैज्ञानिक मतलब है, वैज्ञानिक अर्थ है, उसका केवल आंख बंद कर सामाजिक परंपरा के नाम पर यहाँ पर निर्वहन नहीं होता है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, ये जो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये कॉन्स्पिरेसी ज्यादा लग रहा है सर, क्योंकि ये जो अपना प्रजाति है ये ट्रेडिशन के साथ लिंक्ड अप है। तो हमारे पास करीब
100 से ज्यादा ब्रीड होते थे, अभी कम ब्रीड है। तो इनको स्पोर्ट्स में मिलाने से इनका उपयोगिता होगी, नहीं तो ये ब्रीड एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और अगर बीटा को अगर इतना ही फिक्र था ये एनिमल पे, तो ये बीफ बैन के ऊपर या नहीं तो या बिरयानी बैन ये सब कर सकते हैं ना। और ये जो ट्रेडिशन किल करके इनको जो कन्वर्शन जहाँ कर रहे हैं, कन्वर्शन के ऊपर इनको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। विवेक जी के पास चलते। विवेक जी, स्कॉलर ने जो बात कही है उसमें बहुत दम है। क्या है इसके पीछे? आम आदमी नहीं समझता है कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्या है कि हमारे यहाँ पर बैलों की जो सैकड़ों प्रजातियां हैं, ऐसे भी बैल है जिन बैलों के द्वारा होने वाली जो गाय है वो दूध देने में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में। अब इतनी ज्यादा दूध देने वाली गाय अगर हिंदुस्तान में रहेगी, यहाँ पर बैल रहेगा, तो विदेशी इंजेक्शन हम खरीदेंगे नहीं, तो विदेशी कंपनियों का बिजनेस होगा नहीं। दूसरा, आज ये साबित हो गया है विज्ञान के आधार पर, और पश्चिम में अमेरिका और ब्रिटेन, यूरोप में तो अभियान चल रहा है कि वहाँ के गायों का दूध बंद करो क्योंकि वो कैंसर जनक होता है। जर्सी गाय जिसको भारत में हम कहते हैं, उसका दूध के कारण कैंसर होने का परिणाम बड़ा है, प्रमाण बढ़ा है। हिंदुस्तान की गाय को हम अमृत कहते हैं, ईश्वर को भी उससे हम नहलाते भी और उसको नैवेद्य दिखाते हैं। उसमें उतने गुण हैं जिस कारण हमारे हजारों पीढ़ियों की जेनेटिक समस्या बदली नहीं या उसमें कोई दोष आया नहीं। हम मजबूत है क्योंकि हम दूध को पूर्ण अन्न मानते हैं। ये दूध भी पोल्यूटेड करना है, इस दूध को भी विदेशी इंजेक्शन से बने हुए बैलों के गायों से हमको पिलाना है, और केमिकल कंपनियों का, दवाइयों के कंपनी का बड़ा बाजार बनाना है। इसलिए भी ये बैल मरना जरूरी है। इतना बड़ा षड्यंत्र है, आम भारतीय समझता नहीं है, उसको ये समझाना चाहिए। विवेक जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये पूरा का पूरा एक जो मार्केट है भारत, उसको मद्देनजर रखते हुए ही ये सारा काम है। बैल नहीं होंगे तभी तो आप मशीन पे जाएंगे, मशीन आएगी कहाँ से? दूसरा मुद्दा है। पहला हुआ इंजेक्शन का, यहाँ के बैलों को खत्म। दूसरा मुद्दा है, देखिए ऐसे तमाम काम बैल करता था, बैल बचता था, खिलाया जाता था। बैल के ऊपर पूरा का पूरा एक अर्थशास्त्र चलता था सुरेश जी। पूरी की पूरी कम्युनिटी डिपेंडेंट होती थी एक जमाने में। आज सैकड़ों प्रजातियों में से कुछ ही प्रजातियां रह गई हैं। उनको ये माना कि ट्रैक्टर कई जगह पर अपरिहार्य है, लेकिन ये भी माना कि कई जगह पर ट्रैक्टर अनावश्यक है। तो जो जहां अनावश्यक है वहां आवश्यकता बना दी जाएगी ना। बिल्कुल। जब ये नहीं होंगे तो फिर आवश्यकता बन जाएगी। आवश्यकता बन जाएगी तो मार्केट जो रूल कर रहे हैं लोग, उनको यहाँ पेनिट्रेट करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। अब दक्षिण भारत में जलीकट्टू एक परंपरा नहीं, आस्था नहीं, विश्वास नहीं, एक जीवन का अंग है। उस पर प्रहार करने का मतलब है उस जीवन के पूरे अर्थशास्त्र को, समाज शास्त्र को नष्ट कर देना। तो वो सारी चीजें करने के लिए फोर्ड का मामला आपने अभी सुना होगा, फोर्ड फाउंडेशन का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने वहां से पैसे लिए और हाई कोर्ट में वो मुकदमा विचाराधीन था। तो ये सारी बातें, ये सारे षड्यंत्र किए जाते हैं। आपके सामने पूरा उदाहरण रूस का है, पूरा रूस तोड़ दिया गया इन फाउंडेशंस के द्वारा। तो ये धीरे धीरे वो सारे काम, हालांकि मोदी सरकार ने 20,000 एनजीओ की विदेशी फंडिंग बंद की हुई, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा स्टेप जो राष्ट्रवादी सरकार होगी वो ऐसे कदम उठाएगी, और नहीं तो देश को धरातल में, पाताल में जाने से नहीं रोक सकता कोई। यदि सरकारें इसी तरह मनमानी करती रही जैसे विगत दिनों में करती रही हैं, तो राम ही मालिक है फिर देश का। वो तो है फिर भी, और वो रहेंगे भी। हाँ, तो अपना तो जो है अपना विवेक से हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को उनकी आस्था से दूर कर दिया जाएगा। दक्षिण भारत में हिंदू पोंगल के जरिए एक साथ त्योहार में शामिल होते हैं। पोंगल त्योहार सभी हिंदुओं को एक साथ बांधता है। ऐसे में लोग जल्लीकट्टू के बहाने एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ता है। किसानों को खेतीबाड़ी से दूर कर दिया जाएगा। जल्लीकट्टू वाले दिन सभी लोग बैलों की पूजा करते हैं, जो बैल किसान के अन्नदाता हैं। इस दिन सभी लोग बैलों को नहलाते हैं और उनकी साफ सफाई की जाती है, क्योंकि यही बैल किसान का भगवान होता है जो उसे अन्न देता है। भारतीय नस्ल वाले सांड खत्म हो जाएंगे। किसान अपने सांडों को पालता है खेती के लिए,
और जल्लीकट्टू में दौड़ के लिए। अगर जल्लीकट्टू पर बैन बना रहा तो आने वाले समय में भारतीय सांडों की नस्ल ही खत्म हो जाएगी। सांडों की विदेशी नस्ल और कत्ल खाने देश में बढ़ जाएंगे। विदेशी सांडों की नस्ल को भारत में लाने के लिए ये षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि भारतीय नस्ल के सांडों को कोई भी कट्टरखानों में काटने के लिए नहीं भेजता। ये सांड लोगों की रोजी रोटी है। ऐसे में सांडों के मांस का व्यापार करने वाले विदेशी व्यापारी पूरी तरह से भारत में फल फूल नहीं रहे थे। विदेशी एनजीओ का भारत में दखल बढ़ जाएगा। भारत के लोगों को उनकी आस्था से दूर ले जाने का षड्यंत्र लगातार जारी है। ऐसे में देश के हर कोने में विदेशी एनजीओ काम कर रहे हैं, जो भारत के लोगों को उनकी परंपराओं से दूर ले जाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसा ही एक मुद्दा घोड़ों का है। बरखा जी के पास चलते। बरखा जी, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में घोड़ा और बैल की मिलके रेस होती है। उस रेस पे बैन आ गया। तो मेरे मामा के यहाँ पर भी घोड़े होते थे। तमाम किसान घर में इसलिए भी घोड़ा रखते थे कि परिवहन का भी साधन होता था और एक प्रतिष्ठा का भी था, और साल में कई बार जो रेस होती थी उसमें बैल और घोड़ों को लेकर रेस लगती थी। अब ये रेस पे बैन आ गया, लोगों ने घर में घोड़ा रखना छोड़ दिया। बरखा जी, हाँ जी। लेकिन हम बात करें तो घोड़ा यहाँ पर दौड़ेगा तो उसके पशु अधिकारों का हनन होगा, ऐसा कहने वाले लोग रेस में घोड़े दौड़ाते हैं, रेस कोर्स में घोड़े दौड़ाते हैं, उन पर जुआ लगाते हैं लाखों रुपए का। तब वहाँ सेठों और बाबुओं के शौक के लिए दौड़ने वाले घोड़े को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप देखें, चांदनी चौक से, लाल किले से लेकर मुंबई के नरीमन पॉइंट से लेकर कलकत्ता के गांधी रोड से लेकर तमाम शहरों में घोड़ा गाड़ी चलती थी। अब वो घोड़ा गाड़ी परिवहन का साधन तो नहीं रही, लेकिन बच्चे बैठते थे, एंजॉय करते थे। अब उसको भी बंद कर दिया गया। ये कहते कि उनके कंधे पर बोझ पड़ता है और इसलिए घोड़े को तकलीफ होती है। वहाँ घोड़े पर होने वाली तकलीफ दिखती है, लेकिन लाखों रुपए लगाकर रेस पर दौड़ने वाले, इंजेक्शन ठोक ठोक कर दौड़ाने वाले घोड़ों के दर्द को नहीं देखा जाता। बरखा जी, मेरा रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि पेटा को बैन किया जाए, ना कि जल्लीकट्टू को। पेटा को एकदम बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जिसको रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पड़ता, फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उस फॉल्स प्रोपेगेंडा की वजह से हमारे देश को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। बकरीद पे फिर पेटा कहाँ होता है जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमने वही बात की कि बकरीद पे बिल्कुल भी पेटा नहीं दिखता। जब रिवर्स होते हैं, खून की नदियां बह रही होती हैं, बांग्लादेश के फोटो और वीडियो हमने देखे पिछले दिनों। हाँ, पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पे कितनी पिक्चर्स देखी हैं। तो आप छोड़ दीजिए, वो तो पब्लिक डोमेन में कहीं सार्वजनिक जगह जो उनको एलोकेटेड है वहां वो करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो अभी पिछली बकरीद पे ही एक हाउसिंग सोसाइटी की छत पे बकरे काटने के लिए वहाँ के कुछ रेजिडेंट्स को जो बकरीद मनाते हैं उनको परमिशन दी। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का पिछले बकरीद से पहले का ही निर्णय है। और उसमें उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने विरोध किया। वो लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देने से इनकार करते हुए कहा कि भाई सरकार ने इनको लाइसेंस दिया हुआ है, इसलिए ये तो परमिसेबल है और ये सोसाइटी में पब्लिक जगह पे नहीं काटेंगे, ये छत पे काटेंगे, तो वो परमिट किया गया। ये कौन सा मजाक है जी? बहुत से ऐसे कानून हैं जिसमें इतने सारे पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है, लाखों पुरुष मर रहे हैं। 498 एक ऐसी धारा है जिसमें लाखों पुरुष मर रहे हैं। क्या कभी हमारे कोर्टों ने उधर ध्यान दिया है? क्या उन्होंने कभी वैसा कोई फैसला लाया है? मैं तो ये एक बात कहना चाहूंगा सुरेश जी कि कोर्ट का काम हर जगह ध्यान देने का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो रखा जाएगा, कोर्ट सिर्फ उन्हीं मुकदमों पर विचार करती है जो मुकदमे कोर्ट के सामने लाए जाते हैं और उन मुकदमों में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आधार पे और जो कानून है उनके आधार पे निर्णय दिए जाते हैं। अब सेक्शन बहुत बड़ा आधार महंगे वकील भी होते हैं। लेकिन हाँ, महंगे वकील जो आपके पार्टीज हैं मुकदमे की, उनका आधार हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। और दूसरा, सेक्शन 28 जब ये कहता है कि भाई किसी को आप जानवर को मार दो, लेकिन यदि आप धार्मिक आधार पे मार रहे हो तो वो ऑफेंस नहीं है, वो अपराध नहीं है। तो यार जल्लीकट्टू में तो ना कोई मर रहा है ना गिर रहा है, फिर किस लिए बैन? बल्कि उन बैलों की
जो इस जल्लीकट्टू में दौड़ते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशली उनका ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल बादाम खिलाए जाते उनको हैं, पूजा करी जाती है उनकी। इससे ज्यादा रेस्पेक्ट क्या दिया जाएगा एक जानवर वैसे को? भी इतनी आस्था से जुड़े हुए इतने आस्था लाखों से- लोग हैं, इतनी आस्था है, और कैसे बैन लगाया जा सकता और है? जितनी भी लुमिनरीज हैं तमिलनाडु से संबंधित अक्रॉस द ग्लोब, सारे लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैन को। तो सारे के सारे गलत हैं क्या? सिर्फ कुछ लोग ही सही हैं जो डे इन एंड डे आउट कोई ना कोई ऐसी बात लेकर के कोर्टों के सामने जाते हैं जहां हिंदू आस्थाओं पे आघात होता हो? बिल्कुल। हम आपको जल्लीकट्टू और विवाद इस पे दिखाते हैं। जल्लीकट्टू पर बैन के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र चलाए गए, कुछ दलीलें दी गई, जैसे कि इस दौरान कई लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं क्योंकि वो बैलों को रोकते हैं। लेकिन विवाद केवल यही नहीं है। कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि जल्लीकट्टू दौड़ से पहले बैलों को शराब पिलाई गई थी, फिर बैलों को निर्दयता पूर्वक मारा जाता है ताकि जब दौड़ शुरू हो तो वो गुस्से में बेतहाशा दौड़े। इसके बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी पेटा और बेंगलुरु के एक एनजीओ ने इस दौड़ को रोकने के लिए याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू महोत्सव पर रोक लगा दी। दरअसल इस महोत्सव को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया गया था कि महोत्सव से पहले बैलों को शराब पिलाई जाती है, बैलों को निर्दयता पूर्वक मारा जाता था, जिसके कारण जब दौड़ शुरू होती है तो बैल गुस्से में बेतहाशा दौड़ते हैं। इस वीडियो के बाद पेटा इंडिया और बेंगलुरु के एक एनजीओ ने इस दौड़ को रोकने के लिए याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू महोत्सव पर रोक लगा दी। ये रोक केवल तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगी। इस दौड़ पर से केंद्र सरकार ने रोक हटा ली थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आदेश को रोक दिया है और साथ ही एक हफ्ते के भीतर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन तमिलनाडु के लोग क्या कहते हैं उसको भी देखते हैं। तमिलनाडु में लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार भी लोगों के साथ खड़ी है। ऐसे में तमिलनाडु के मशहूर जल्लीकट्टू महोत्सव को लेकर काफी खींचतान जारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने एक चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य में जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए एक अध्यादेश लाया जाए ताकि पोंगल त्योहार के अवसर पर लोग इसमें भाग ले सकें। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जल्लीकट्टू पोंगल महोत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है और ये त्योहार तमिलनाडु की जनता के लिए बेहद महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि मामले के महत्व पर विचार करते हुए केंद्र सरकार को साल 2017 में जल्लीकट्टू के आयोजन कराने में कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2014 के मई में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन पर रोक लगा दी थी। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता ने बीते साल भी जल्लीकट्टू के आयोजन की मंजूरी मांगी थी, लेकिन वो असफल रही थी। इस मामले में अदालत ने यह भी कहा था कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र या देश में कहीं भी सांडों को जल्लीकट्टू में एक प्रदर्शन करने वाले पशु के रूप में या बैलगाड़ी दौड़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं अब बॉलीवुड और तमिल फिल्म स्टार कमल हसन ने कहा है कि अगर जल्लीकट्टू पर रोक लगाई जाती है तो फिर बिरयानी पर भी रोक लगाओ, क्योंकि बिरयानी तो जानवरों को मारकर ही बनाई जाती है। ऐसे में दोहरे मापदंड क्यों? अब कमल हसन के साथ दूसरी बड़ी सेलिब्रिटीज भी साथ देती दिखाई दे रही हैं। ऑस्कर पुरस्कार विजेता AR रहमान, श्री रविशंकर और रजनीकांत की बेटी भी लोगों के समर्थन में आगे आ गए हैं। विवेक जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, शायद हिंदुस्तान इसको नहीं जानता होगा। कपिल यादव नाम के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने हमको ये जानकारी भेजी है कि जिन वकीलों ने बैलों के ऊपर अत्याचार ना हो इसलिए बहस की, उन्होंने बहस खत्म होते ही होटल में जाके बिरयानी चिकन की ऑर्डर दे दी। नाम के साथ लिखा है। बताइए अब इस पे क्या कहा जाए? यही तो हिपोक्रेसी इसे ही कहते हैं। और मेरा कहना यह है, अभी तो आप देखते जाइए, जल्लीकट्टू है,
फिर महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन है, वहाँ भी तो समुद्र में हानि हो रही है ना विसर्जन से, कोई ना कोई आएगा। फिर आपका लोहड़ी है पंजाब में, दही हंडी कर दी ना, दही हंडी है मथुरा वृंदावन में, ये सारी चीजें, गोवर्धन है। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे आप देखिए षड्यंत्र कहाँ तक जाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पर अब असर होगा, क्योंकि देश की केंद्र सरकार ऐसी, पिछली सरकार में जयराम रमेश थे जिन्होंने ये सारे खुद उधर का बैकग्राउंड होते हुए इसके ऊपर बैन लगाया, क्योंकि विदेशी शक्तियों का शायद ज़्यादा इफेक्ट था। इस बार वो नहीं हो रहा, इसलिए फर्क पड़ेगा क्या? बरखा जी। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कमल हसन जी का, जिन्होंने ये बात बोली है कि सबसे पहले तो बिरयानी पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि उसमें तो हम खा रहे हैं। यहाँ तो हम एक स्पोर्ट्स है, खेल रहे हैं, एक खेल है जिसमें कि मेरा ऐसा मानना है कि वो जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, चलिए मैं दोनों का आभारी हूँ और तमाम दर्शकों का आभारी। एक बात और मित्रों, मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा था कि यह मुद्दा केवल जल्लीकट्टू तक का सीमित नहीं है, उस पर तो सरकार ने बैन हटा ही दिया है, लेकिन यह मुद्दा है कि आखिर हिंदुओं के ही आस्था, हिंदुओं की परंपरा के खिलाफ यह षड्यंत्र क्यों होता है? इसके पीछे का क्या अर्थतंत्र है? क्या विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र है? क्या धार्मिक दुष्प्रचार का षड्यंत्र है? और क्या धर्मांतरण की भी योजना है? आज के कार्यक्रम के द्वारा हमने 360 डिग्री संपूर्ण आयामों के साथ आपके सामने इस मुद्दे को रखा है, और हम आशा करते हैं अभिनंदन के साथ भारत सरकार के इसके कि अब विदेशी शक्तियों को कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा और हमारी परंपराएं कुछ हद तक बचाई जा सकेगी। लेकिन हम चुप बैठेंगे तो नहीं, इसलिए बिंदास बोलना जरूरी है और इसलिए बिंदास देखना भी जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।